हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल वाटिका सिंह पे। आज मैंने इस वीडियो में आपको यह बताया है कि जब आप बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं और आप बीएड के थर्ड सेमेस्टर में होते हैं, तब आपको वहाँ पे लेसन प्लान बनाने की आवश्यकता होती है। तो आप हिंदी में लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके दी है। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हिंदी में पाठ्य योजना बनाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले अपने फाइल के फर्स्ट पेज पे आपको लिखना होता है पाठ्य योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह पाठ्य योजना का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। पाठ्य योजना किसी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की रूपरेखा होती है, जिसे हम पाठ्य योजना कहते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं विद्यालय का नाम। आप जिस विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं, उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं छात्रा अध्यापिका का नाम। आपका जो भी नाम होता है उस नाम को आपको यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं दिनांक। जिस डेट को आप अपनी पाठ्य योजना को बनाते हो या जिस डेट को आप अपने टीचिंग के लिए जाते हैं, उस डेट को आपको यहाँ पे दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। जिस विषय में आप अपनी पाठ्य योजना को बनाते हैं, उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विषय में हमने लिखा हुआ है हिंदी। इसका मतलब यह है कि हम हिंदी में अपनी पाठ्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। यहाँ पे चक्र हमारा सेकंड है। चक्र से यहाँ पे अभिप्राय यह है कि आप टीचिंग के लिए आपको कौन सा पीरियड मिला हुआ है, आपका फर्स्ट पीरियड है या सेकंड पीरियड है, तो उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं कक्षा। यहाँ पे हमने कक्षा लिखा हुआ है 7th और 8, यानी कि 8 और 7th और 8 क्लास दोनों के लिए आप पाठ्य योजना इसमें बना सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं उपविषय। यहाँ पे हमारा उपविषय व्याकरण है, इसलिए हमने उपविषय में व्याकरण लिखा है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। अवधि हमारा यहाँ पे 35 मिनट्स है। टीचिंग करने के दौरान जो समय आपको दिया जाता है, उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अवधि में हमने 35 मिनट्स लिखा हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है द्वंद्व समाज, इसलिए हमने प्रकरण में लिखा हुआ है द्वंद्व समाज। प्रकरण को बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको लिखना होता है। प्रकरण से मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रकरण होता है या पाठ का नाम होता है, इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम ब्लैक बोर्ड एंट्री कहते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स भी कहते हैं। इस विषय के इंडेक्स में, इस ब्लैक बोर्ड एंट्री में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उससे बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय से रिलेटेड 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स हम अपने विषय के बारे में लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे यह देना चाहूँगी, जैसे कि आप हिंदी की 20 पाठ्य योजना बना रहे हैं, तो आप अपने हिंदी की 20 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य में यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट्स है छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट्स है छात्रों को हिंदी व्याकरण की जानकारी प्रदान करना। तीसरा पॉइंट्स है छात्रों के मानसिक शक्ति का विकास करना। चौथा पॉइंट्स है हिंदी व्याकरण के माध्यम से छात्रों की भाषा शक्ति का विकास करना। पांचवा पॉइंट्स है समान उद्देश्य में छात्रों के हिंदी शब्द भंडार में वृद्धि करना। छठा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे समान उद्देश्य में है छात्रों को दैनिक जीवन में हिंदी की उपयोगिता बताना। उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उससे बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम अपने विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है हमारा कौशलात्मक उद्देश्य।
इन तीनों उद्देश्यों में लगभग 2-2 पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। तो यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स है, छात्र द्वंद्व समास के पदों का प्रत्याशमन कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट्स हमारा है, छात्र द्वंद्व समास संबंधी भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स है, बोधात्मक उद्देश्य में छात्र द्वंद्व समास के पदों को लिख सकेंगे। दूसरा पॉइंट्स है, छात्र द्वंद्व समास का उदाहरण दे सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है, छात्रों को द्वंद्व समास के तथ्यों का संकलन करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट्स है, छात्रों को द्वंद्व समास के महत्व को समझने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हैं सहायक सामग्री। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। आप बच्चों को जो भी टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए ब्लैक बोर्ड पे जिन सामग्री का यूज करके आप बच्चों को वह टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हैं चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में पहले मैं आपको बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह पूर्व ज्ञान लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हैं छात्र द्वंद्व समास के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को याद स्मरण कराई जा सके, जिनको जानकर छात्र रुचि के साथ उस प्रकरण की शुरुआत कर सके। उसके बाद आप प्रकरण के लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। और तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा क्रियाओं का कॉलम। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, हिंदी भाषा में मुख्य रूप से कौन कौन सी विधाएं हैं। तो छात्र आंसर देते हैं हिंदी भाषा में मुख्य रूप से गद्य, पद, व्याकरण एवं रचना विधाएं हैं। उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे छात्रों से पूछते हैं, हिंदी व्याकरण के अनुसार 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं हिंदी व्याकरण के अनुसार 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, समास के कुल कितने भेद हैं। तो छात्र आंसर देते हैं समास के कुल 6 भेद हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, समास के 6 भेदों के नाम बताओ। तो छात्र आंसर देते हैं समास के 6 भेदों के नाम, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि तथा कर्मधारय समास। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, द्वंद्व समास के बारे में आप क्या जानते हैं। तो 7 आंसर देते हैं समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब यह है कि पांचवें क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है। द्वंद्व समास के बारे में छात्रों को कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, छात्र आज मैं आप लोगों को द्वंद्व समास के बारे में विस्तारपूर्वक से बताऊंगा। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हो, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए 4 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बना देंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। शिक्षण बिंदु के कॉलम में आप जिस टॉपिक की व्याख्या करेंगे उस टॉपिक का नाम लिखेंगे, जैसे कि द्वंद्व समास,
और छात्राध्यापक क्रियाओं के कॉलम में आप विकासात्मक प्रश्न छात्रों से पूछेंगे और छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, छात्र दिन रात परिश्रम करते हैं। प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है? तो छात्र आंसर देते हैं रात दिन। रात दिन, छात्र दिन रात परिश्रम करते हैं। प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित पद दिन रात है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, दिन रात का समास विग्रह क्या होगा? तो छात्र आंसर देते हैं दिन रात का समास विग्रह दिन और रात होगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, इसमें पूर्व और उत्तर पद कौन सा है? तो छात्र आंसर देते हैं पूर्व पद दिन और उत्तर पद रात है। उसके बाद आप स्पष्टीकरण करेंगे जिसमें दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है द्वंद्व समास कहलाता है। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। उसके बाद हम पहचान लिखेंगे। पहचान, इसमें हम लिखेंगे दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह माइनस का प्रयोग किया जाता है। जैसे देश डैश विदेश, देश और विदेश, इसका मतलब हुआ छोटा डैश बड़ा, इसका मतलब हुआ छोटा और बड़ा। उसके बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं जिसके लिए 3 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो छात्र आंसर देते हैं दोनों पद प्रधान होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, द्वंद्व समास में प्रायः किसका प्रयोग होता है? तो छात्र आंसर देते हैं द्वंद्व समास में प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। उसके बाद फिर से आप व्याख्या करते हैं जिसके लिए आप फिर से उसी सब सारी प्रोसेस, उसी सब सारी प्रतिक्रिया को दोहराएंगे। आप फिर से व्याख्या करने के लिए 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बना देंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाएंगे श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। शिक्षण बिंदु के कॉलम में आप लिखेंगे जिस टॉपिक पे आप व्याख्या करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम लिखेंगे। शिक्षण बिंदु के कॉलम में आप लिखेंगे मोहन को अपने माता पिता से बहुत प्रेम है। छात्राध्यापक क्रियाओं के कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। पहला क्वेश्चन आप छात्रों से पूछेंगे, इस वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है? तो छात्र आंसर देते हैं माता पिता। दूसरा क्वेश्चन आप छात्रों से पूछेंगे, माता पिता का समास विग्रह क्या होगा? तो छात्र आंसर देते हैं माता और पिता होगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, माता पिता में पूर्व पद और उत्तर पद का क्या है? तो छात्र आंसर देते हैं पूर्व पद माता और उत्तर पद पिता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, माता पिता में कौन सा पद लुप्त है? तो छात्र आंसर देते हैं माता पिता, इसमें और पद लुप्त है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, इस वाक्य में कौन सा समास है? तो छात्र आंसर देते हैं इस वाक्य में द्वंद्व समास है। उसके बाद आप लिखते हैं संश्लेषण। संश्लेषण में आप लिखेंगे जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और कोई पद गौण नहीं होता उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसके बाद आप छात्राध्यापिका क्रियाओं कॉलम में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
उसके बाद आप मूल्यांकन प्रश्न करते हैं, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रश्न में, राम और सीता में कौन सा समास है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ मूल्यांकन में है, राजा रानी का समास विग्रह कीजिए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, दिन रात में उत्तर पद कौन सा है। तो छात्र आंसर देते हैं, दिन रात में उत्तर पद कौन सा है। दिन रात में उत्तर पद कौन सा है। उसके बाद आप छात्रों को गृह कार्य देते हो। गृह कार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो, द्वंद्व समास को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ऐसा एक लाइन आप गृह कार्य में लिख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका ये एक मोटिवेट हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता रहता है और आपका ये लाइक और कमेंट हमें सपोर्ट करता है ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिए, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो हमने इस पाठ्य योजना की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से लिंक को ओपन करके इस पाठ्य योजना को देख सकते हैं। इस पाठ्य योजना में अगर आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है या कोई भी क्वेरी मुझसे पूछना हो या आपको कोई भी प्रश्न मन में हो जो कि मुझसे पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को वहाँ पे दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल वाटिका सिंह। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।